जैसे पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के अगर मान लीजिए मुझे कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं x1, y1, ठीक है, x1, y1। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं x2, y2। और हम ये कहते हैं कि ये जो लेंथ है ना पी आर, ये जो पी आर लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। जब हमने बीच में एक पॉइंट लगा दिया तो फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है पी आर, ये पी आर लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और फिर ये जो आर क्यू लेंथ है, ये आर क्यू लेंथ है हमारे पास मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो हमसे ये कहा जाए कि ये जो पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर इस पूरी की पूरी लाइन पी क्यू, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट आर किस रेशो में डिवाइड करता है। तो हम ये कहेंगे कि डिवीजन रेशियो पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू। अब पी आर कितना है 3 और आर क्यू कितना है 9, तो 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1 अपॉन 3, जिसको हम बोल देंगे 1:3, ठीक है। एंड 1 विल बी योर m1 एंड 3 विल बी योर m2। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं m1 और m2। तो m1 और m2 रेशो होते हैं कि किस रेशो में कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है, वो हमारा डिवीजन रेशो कहलाता है। तो वो डिवीजन रेशो हमारा हो गया m1:m2, ठीक है। जैसे 1:3 आया तो इसको मैं बोलूंगा m1:m2। अब आप ये देखिएगा कि ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन कहाँ पर था, ये डिवीजन अंदर था, मतलब पीक्यू लाइन के अंदर था, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। अब ये कहा जाता है कि ये जो पॉइंट आर है, ये पॉइंट आर इस स्ट्रेट लाइन पी क्यू को, पॉइंट आर इस स्ट्रेट लाइन पी क्यू को डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये जो पॉइंट आर है, आप इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप 10th क्लास में भी करके आए थे कि कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने करा था क्लास 10th में, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये तो 2 डायमेंशन की बात थी, तो 2 डायमेंशन जहां पर भी होता है वहां पर x एक्सिस और y एक्सिस होता है, लेकिन अगर 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो वहां एक तीसरी एक्सिस और आ जाती है z एक्सिस। तो क्या होगा, एक बहुत ही बेसिक सा अंतर है इसमें, एक छोटा सा एडिशन है कि x1 y1 है ना, यहाँ पर बस एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा z1, ठीक है। x2 y2 है तो इसी तरह से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और आ जाएगा z2। ये दो कोऑर्डिनेट्स रेशियो में रिमेन द सेम, m1 और m2 ही रहेंगे, रेशियो तो दो ही रहेंगे। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, तो फिर एक चीज और, जब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी तरह से z आ गया ना, तो लिखो m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हो गए सेक्शन फॉर्मूला 3D में। तो 3D में एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आया है, बस x y के अलावा एक कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा आ गया, z आ गया। तो बस ये तीसरी वैल्यू और एक्स्ट्रा आ गई, बाकी ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है। आप सोचें कि जब हमने 2D में इस तरह से डायग्राम बनाकर दिखाया था, तो 3D में भी आप 3 डायमेंशनल डायग्राम किस तरह से बनाकर दिखाएंगे, कोई आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाकर और बीच में पॉइंट R लिखेंगे, ठीक। अगर इंटरनल डिवीजन है तो एक्सटर्नल डिवीजन कैसे है वो भी मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ, जो 10th क्लास में हमने करा था। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हमको सिंपली कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने हैं, और कोऑर्डिनेट्स मेंशन करके ये फॉर्मूला लगा देना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप सेक्शन फॉर्मूला इसको कहते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद देखो, अगर मान लो ये तो मेरा था इंटरनल डिवीजन, अब मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता हूँ।
एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में किस तरह से करेंगे देखिएगा, क्या कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है? देखिए प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडियली मैं एक चीज, मैं अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूं तो मैं इंटरनल डिवीजन से कंपेयर करके एक्सटर्नल डिवीजन भी आपको समझा सकता हूं और आप समझ जाएंगे आसानी से। देखिए मैंने ये कहा कि जैसे यहाँ पर पॉइंट पी और क्यू था, इसी तरीके से यहाँ पर भी ले लेंगे, एक पॉइंट हो गया पी और एक पॉइंट हो गया क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2, p और q, ये हो गया x1, y1, z1 और x2, y2, z2। अब हमने ये कहा कि अब बीच में कोई पॉइंट लाई नहीं करता तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट इस लाइन के एक्सटेंडेड वर्जन पर लाई करता है। मतलब ये जो p है ना, इस p q को आप एक्सटेंड कर दो, प्रोड्यूस कर दो। आपने क्या करा, इसको यहां प्रोड्यूस कर दिया ऐसे पॉइंट r तक, ठीक है। अब मुझे r के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आप ये देखिएगा कि मैंने क्या लिया था, मैंने जब रेशो लिया था तो मैंने लिया था यहाँ पर क्या लिया था, PR अपॉन RQ, ये रेशो था PR अपॉन RQ। सिमिलरली यहाँ पर भी रेशो मुझे PR अपॉन RQ ये लेना होगा। तो जरा आप देखो P से लेकर और R तक का जो है, ये तो हो गया, ये तो हो गया PR, ठीक है, और ये हो गया RQ, ये हो गया RQ। तो मैं इसको बोलूंगा एक्सटर्नल डिवीजन रेशियो PR अपॉन RQ, PR अपॉन RQ, ठीक। तो अगर मान लीजिए ये जो इतनी बड़ी लेंथ है PR, ये वाली लेंथ आप मान लीजिए, अगर मान लो ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और ये जो RQ है ये हमारे पास है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो 9 अपॉन 3, 3 अपॉन 1, तो ये 3 अपॉन 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m1 इज टू m2, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो इस तरह से आ गया। मामूली सा अंतर होता है इस फॉर्मूले में एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन वाले में। यहाँ पर हम ये कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर जैसे ये था ना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम। क्या m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा इसी तरीके से m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। ये बता दीजिए बेटा एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है और इंटरनल डिवीजन क्या होता है, ये सब बच्चों को क्लियर है ना? ये सब बच्चों को क्लियर है ना? इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन बता दीजिए। यस सर। हर्ष बताइए। यस सर। दृष्टि, हर्षित, एकांश, यस सर क्लियर है। एकांश, कनिष्का। सर एक्सटर्नल एक और बारी बता दो। एक्सटर्नल एक बार और बताता हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है कि हमारे पास ये पॉइंट है, एक पॉइंट P दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। एक पॉइंट Q दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो अब P और Q को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया PQ। अब इसको एक्सटर्नली किस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये जो PQ प्रोड्यूस्ड है ना, मतलब PQ लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन के बीच में, यानी कि इंटरनली लाई नहीं करेगा, जो पॉइंट R है वो एक्सटर्नली लाई करेगा। तो हमने ये कहा
पी क्यू को मैंने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट आर तक, पी क्यू को हमने पॉइंट आर तक प्रोड्यूस कर दिया। अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि जैसे इंटरनल डिवीजन में मैंने ये देखा था कि पी से आर तक वाली लेंथ को मैंने पी आर बोला, आर से क्यू वाली लेंथ को मैंने आर क्यू बोला, और पी आर अपॉन आर क्यू के रेशियो को मैंने m1 अपॉन m2 बोल दिया। इसी तरह से पी से लेकर आर तक वाली लेंथ ये हमारी पी आर हो गई, और आर से लेकर क्यू तक वाली लेंथ ये हो गई आर क्यू, और पी आर अपॉन आर क्यू को अगेन मैं m1 अपॉन m2 बोलूंगा। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है ये 10 हो सकता है ये 2 हो, ठीक है। तो उस केस में 10 अपॉन 2 यानी कि 5:1 आ जाएगा रेशियो। तो m1:m2 ये हो गया। और फॉर्मूले में केवल इतना सा अंतर आता है कि बिल्कुल सेम है फॉर्मूला, बस ये ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, ऊपर भी माइनस कर दो नीचे भी माइनस कर दो। m1x2 minus m2x1 upon m1 minus m2, m1y2 minus m2y1 upon m1 minus m2, m1z2 minus m2z1 upon m1 minus m2। सिर्फ इतना अंतर आता है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना इस लाइन को, वो एक्सटर्नली कहीं लाई करता है। बताइए, समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं इसके कैसे हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 275, एग्जांपल नंबर 7। पेज 275, एग्जांपल 7। एग्जांपल नंबर 7 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 1 minus 2 comma 3 and 3 4 minus 5 in the ratio 2:3 internally and externally। ठीक है, तो एक बार इंटरनल डिवीजन है, एक बार एक्सटर्नल डिवीजन है। एग्जांपल 7 में मैंने कहा एक पॉइंट है P, और P के कोऑर्डिनेट्स है 1 minus 2 3, 1 minus 2 3। फिर दूसरा पॉइंट है Q, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 minus 5, और जो डिवीजन का रेशियो है वो है 2:3। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया R, और इसको पी आर को बोल दिया m1 और आर क्यू को बोल दिया m2, है ना। रेशियो को, इनके रेशियो को हमने सीधा सीधा कहा m1 अपॉन m2, 2/3 दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आप सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब जरा देखिएगा m1 और m2, m1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की वैल्यू है 3। तो m1 मतलब 2 और x1 y1 z1, x2 y2 z2, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये है m1 x2 मतलब 2 into 3, 2 into 3 प्लस m2 x1 मतलब 3 into 1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 plus 3।
कॉमा m1/2 मतलब 2 into 4 प्लस m2/1 मतलब 3 into -2 अपॉन m1 plus m2 2 plus 3 कॉमा m1z2 तो 2 into -5 बेटा दिखाई दे रहा है सभी को और m2z1 3 into 3 दिखाई दे रहा है सबको ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं यस सर दिख रहा है। देख रहे हैं चलिए जी तो 2 3 का 6 प्लस 3 into 1 3 हो गया तो 6 plus 3 कितना हो गया 9 अपॉन 2 plus 3 5 2 4 जा 8 और सीधा करो 8 minus 6 हो गया 2 तो 2 अपॉन 5 कॉमा 2 into -5 हो गया -10 प्लस 9 -10 प्लस 9 कितना हो गया -1 अपॉन 5 ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ r कोऑर्डिनेट्स ऑफ r के बाद में ये तो हमारा आ गया इंटरनल डिवीजन के बाद में देखेंगे हम एक्सटर्नल डिवीजन देखते हैं जी हर्षित क्लियर है हर्षित समझ गए सेकंड है एक्सटर्नल डिवीजन देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में डायग्राम देखो क्या बनेगा डायग्राम ये इधर हो गया p 1 minus 2 3 इधर है q p 4 minus 5 और इस तरफ ले लीजिए आप r ये हो गया pr ये हो गया qr इसको बोल दो m1 इसको बोल दो m2 देखिए वैल्यूज तो वही है m1 is to m2 कितना है 2 is to 3 सब कुछ सेम है बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ r is equal to m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2 comma m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2 comma m1 z2 minus m2 z1 upon m1 minus m2 ये हो गया हाँ जी अब आप वैल्यूज डालिए यहाँ पर m1 x2 m1 क्या है 2 और x2 क्या है 3 2 into 3 minus m2 x1 क्या है 3 into 1 अपॉन m1 minus m2 मतलब 2 minus 3 कॉमा m1/2 क्या हो जाएगा m1 है 2 और y2 है 4 2 into 4 minus m2y1 मतलब 3 into minus 2 3 into minus 2 upon again वही 2 minus 3 कॉमा m1 z2 m1 क्या है 2 और z2 क्या है -5 और माइनस 3 into -5 और माइनस m2 z1 m2 क्या है 3 और z1 क्या है 3 अपॉन 2 minus 3 ये हो गया अब देखिए 2 3 जा 6 6 minus 3 कितना हो गया 3 अपॉन -1 कॉमा 2 4 जा 8 और -3 into -2 हो गया -3 -2 प्लस का 6 तो 8 plus 6 कितना हो गया 14 अपॉन -1 और ये हो गया 2 into -5 -10 -9 तो -19 अपॉन -1 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -3 कॉमा -14 कॉमा प्लस का 19 ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ r बताइए जी सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है बताइए
यस सर। चलिए जी, एग्जांपल नंबर 7 था ये। फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि मेरे को प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मेरे को ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर होंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। ये मैं मिटा रहा हूँ इधर। तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो एग्जांपल नंबर 8 में आप देखिएगा क्या है। लेट द three given points, let the three given points be a, एक तो पॉइंट दे रखा है कैपिटल ए, एक पॉइंट है -4 6 10 -4 6 10। दूसरा पॉइंट है कैपिटल बी। कैपिटल बी को आप मान लीजिए 2 4 6 2 4 6 एंड तीसरा पॉइंट है कैपिटल सी। कैपिटल सी को आप मान लीजिए क्या दे रखा है इन्होंने 4 0 -2 नहीं 14 0 -2। तो अब ना मुझे क्या करना है कि हम जैसे हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो ए और बी है तो ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट लाई करता है और उस पॉइंट को आप पी क्यू आर कुछ भी मान लो, ठीक। उसके बीच में कोई एक पॉइंट लाई करता है और वो जो पॉइंट है वो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। और हम ये मानेंगे कि वो पॉइंट भी एबी लाइन को डिवाइड करता है किसी एक रेशो में। अगर वो रेशो तीसरा जो पॉइंट है सी उसके प्रोपोर्शनल आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये तीनों के तीनों कोलिनियर है। अभी शायद आप समझे नहीं होंगे, मैं बताता हूँ दोबारा से। यहाँ पर हम ये लेकर चलेंगे कि लेट लेट पी बी अ पॉइंट which divides, let capital P be a point which divides A B, which divides AB, which divides AB in the ratio K is to 1। AB जो है वो उसको K is to 1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। AB को एक पॉइंट है P, वो K is to 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा, तो अब मुझे एक काम करना है। हम ये कहेंगे तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो देखते हैं। ये मिटा रहा हूँ बीच में से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
कॉमा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। तो अब आप ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं इसमें P मैंने एक पॉइंट मान लिया कि A और B के बीच में कोई एक पॉइंट लाई करता है ऐसे, इधर A है -4 6 10 और इधर B है 2 4 6 और यहाँ पर मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया P और रेशो ले लिया K:1 का, ठीक है। तो अब हमने कहा कि m1 और m2 हो गया, m1 हो गया K, m2 हो गया 1, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या निकल जाएंगे, m1 x2 यानी कि k into 2 तो 2k प्लस m2 x1 मतलब 1 into -4 तो -4 लिख रहा हूँ सीधा, 2k -4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1, k+1 कॉमा अगला देखिए, अगला है m1 y2 तो m1 y2 क्या है 4 यानी कि k into 4 क्या हो जाएगा 4k। अच्छा m1 y2 हो गया ये, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 क्या है 1 और y1 क्या है 6 तो प्लस का 6 अपॉन k+1 कॉमा फिर है m1 z2 प्लस m2 z1, m1 क्या है k और z2 क्या है 6 तो 6k m1 z2 और प्लस m2 z1, m2 z1 यानी कि 1 into 10 यानी कि प्लस का 10, 6k plus 10 अपॉन k+1, ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट P के। अब हमने रेशो मान रखा था k:1, मैं फॉर्मूला लेकर चल रहा हूँ इंटरनल डिवीजन का, हो सकता है वो इंटरनल डिवीजन ना हो, वो एक्सटर्नल डिवीजन हो, मतलब ए और बी के बीच में ना लाई करे सी पॉइंट, वो बाहर लाई करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो k और 1 है वो हमारे नेगेटिव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, k हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं ये देखता हूँ, ये करने के बाद मैं 2k-4 अपॉन k+1 मैं इसको कंपेयर करूंगा c के कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो हम ये कहेंगे नाउ let us compare the coordinates, let us compare the coordinates of, किसके कोऑर्डिनेट्स निकाले मैंने p के, coordinates of p with c, c के कोऑर्डिनेट्स के साथ p के कोऑर्डिनेट्स को अब आप कंपेयर कर लीजिए, यानी कि 2k-4 अपॉन k+1 शुड बी इक्वल टू 14। एक बार रखकर तो देखो कि k की वैल्यू क्या आती है। हमने कहा कि t का x कोऑर्डिनेट क्या है 2k-4 अपॉन k+1 और c का x कोऑर्डिनेट क्या है 14। चलिए क्या हो जाएगा 2k-4 अपॉन 14 इंटू k+1 यानी कि 14k+14, इसको इधर ले आओ तो 2k-14k इज इक्वल टू 14+4, 2k-14k कितना हो गया -12k, 14+4 कितना हो गया 18, 6 2 12 6 3 18, तो k की वैल्यू आ गई -2/3। चलो अब एक काम करते हैं, y वाला भी कंपेयर करके देखते हैं, तो y वाला क्या है 4k+6 अपॉन k+1, इसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, ठीक है, ले जाओ इसको इधर 4k+6 इज इक्वल टू k+1 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 क्या होता है 0, तो k क्या हो जाएगा -6 अपॉन 4, 2 2 4 2 3 6, k की वैल्यू मैंने इधर गलत लिखा है, ये माइनस का 3/2 आ रहा है, 2/3 गलत लिख दिया था, इधर 3 है और इधर -2 है, ये इधर जाएगा -3/2 बन जाएगा। तो k की वैल्यू यहां से आ गई बेटा, y कोऑर्डिनेट से भी k की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, ठीक। उसके बाद z वाले को कंपेयर करो, तो z वाला जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6k+10 अपॉन k+1
इज इक्वल टू क्या है -2, तो 6k + 10 -2 इंटू के -2k -2 इंटू +1 -2, ये हो गया। तो 6k और -2k को इधर ले आओ तो 6k + 2k -10 -2, ये हो गया। तो 6k + 2k कितना हो गया 8k इज इक्वल टू -12, 4 2 = 8, 4 3 = 12। यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ गई -3/2। तो आप ये देखिएगा कि k की वैल्यू हर तरीके से -3/2 ही आ रही है, ठीक है। अब -3/2, तो k की वैल्यू जब मैंने इसको कंपेयर करा ना c से, तो ये -3/2 आ रही है। तो जब भी हमारा जो रेशो है वो नेगेटिव में आएगा तो आप ये कहेंगे कि ये ना एक्सटर्नल डिवीजन है। ये चीज आपको याद होगी 10th क्लास में भी आपने करी थी कि जब भी हमारा रेशो नेगेटिव में आता था तो हम ये बोलते थे कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, अपलोड कर लेना। अब ये कहेंगे therefore C is a point which divides AB in the ratio 3:2 externally। एक्सटर्नली मैंने क्यों लिखा 3/2 आ रहा है, सब एक्सटर्नली क्यों लिखा क्योंकि नेगेटिव है। तब आप ये कहेंगे कि मैंने ए और बी को एक लाइन बनाकर ए और बी की हेल्प से, और मैंने फिर एक पॉइंट पी ले लिया, उसको मैंने रेशो मान लिया k:1 और फिर मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो जब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो ए बी के आगे कहीं लाई कर रहा है वो पॉइंट। आप एक काम और भी कर सकते थे, आप बी और सी को लेकर आगे प्रोसीड कर सकते थे, और फिर जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स आते पॉइंट पी के उनको आप ए से कंपेयर करते। आप ए और सी को लेकर चल सकते थे, फिर जो भी कोऑर्डिनेट्स आते उनको आप बी से कंपेयर करते। तो रेशो अलग आता लेकिन वैल्यू सेम आती इस तरीके से, जैसे k = -3/2 -3/2 -3/2 हो सकता है रेशो अलग आता, मतलब 2/5 आ जाता मान लीजिए, लेकिन तीनों वैल्यू सेम आती 2/5 2/5 2/5, मतलब x y और z की जो वैल्यूज हैं कंपेयर करने पर वो सेम आती है आपकी k की। और जब वो वैल्यू सेम आ जाएंगी तभी आप कहेंगे कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है ऐश्वर्या, दृष्टि, कनिष्का, बताइए। यस सर क्लियर है। ठीक है जी, Yes, sir. चलो जी। अब इसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मेरे को सेंट्रॉइड के। तो इसमें ना देखो हम ये जानते हैं कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x1 + x2 + x3 y3, y1 + y2 + y3 y3, z1 + z2 + z3 y3, ये होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो इनको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके प्रूव कैसे करना है वो देख लो, और एक बार अगर भूल गए हैं तो एक बार ये भी देख लीजिए सेंट्रॉइड होता क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। जैसे ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, मान क्या तो दे ही रखा है। बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मुझे x2 y2 z2, और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x3 y3 z3, x3 y3 z3, ये सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये है, अब सेंट्रॉइड क्या होता है, हम ये कहेंगे कि अगर मैं ए से एक मीडियन ड्रॉ करूं तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि ए के अपोजिट वाली साइड को वो लाइन जो है ना बाइसेक्ट करती है। तो
एक तो ये हो गया मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है कि ये इसको और इसको डिवाइड करेगा। मतलब ये अगर डी है पॉइंट तो बीडी और डीसी दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा, अगर मैं बी से मीडियन ड्रॉ करूं तो इसको मान लीजिए ई बोल दीजिए, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्ट करेगा इसको। इसी तरह से अगर सी से मीडियन ड्रॉ करते हैं, सी से हमने मीडियन ड्रॉ करा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल हो गई। ये पॉइंट को मैंने बोल दिया एफ, ठीक है। और जहां पर ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम जी, इसको हम जी बोल देते हैं। और जो जी होता है, जी स्टैंड्स फॉर सेंट्रॉइड, जी स्टैंड्स फॉर सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को के जो का जो पॉइंट होता है ना, जैसे सर्कल होता है, तो सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ट्राइंगल में जो सेंट्रॉइड होता है उसको हमेशा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जी की एक खास प्रॉपर्टी होती है, चाहे तो मैं ये वाला मीडियन ले लूं एडी, चाहे मैं ये वाला मीडियन ले लूं सी एफ, चाहे मैं ये वाला मीडियन ले लूं बीई, किसी भी मीडियन की बात करूं, ये मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। 2:1 के रेशो में ये डिवाइड करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिखेंगे कि, नोट करके लिख लीजिएगा, a centroid divides each median, ये हर एक मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। divides each median in the ratio 2:1, ये 2:1 के रेशो में इसको डिवाइड करता है। अच्छा, डी क्या है? जो डी है, जब हमने बोल दिया कि बीडी और डीसी इक्वल है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2, z2 plus z3 upon 2। बस दोनों जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं उनको ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, एंड क्लियरली D is the midpoint, clearly D is the midpoint of BC। D is the midpoint of BC। ठीक है, आगे इस तरफ कर रहा हूं। एकांश समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो D is the midpoint of BC, तो coordinates of D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 plus x3 upon 2, x2 plus x3 upon 2, comma y2 plus y3 upon 2, comma z2 plus z3 upon 2, z2 plus z3 upon 2, ये हो गया। अब देखिएगा, ये d के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, तो a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, d के कोऑर्डिनेट x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2, z2 plus z3 upon 2। अब देखिएगा कि ये जो x1 है, इस x1 को बोलिए कैपिटल x1, इस y1 को बोलिए कैपिटल y1, और इस z1 को बोलिए कैपिटल z1। सिमिलरली x2 plus x3 upon 2, इसको बोलिए कैपिटल x2, इसको बोलिए कैपिटल x3, इसको बोलिए कैपिटल z3। आप ये कहेंगे कि जो हम यहाँ पर ये कैपिटल में क्यों ले रहे हैं? कैपिटल में इसलिए क्योंकि स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी मेरे को कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्मॉल लेटर्स में ही मेरे को ऑलरेडी गिवन है।
तो आप ये देखिएगा कि मैं जानबूझकर कैपिटल में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब ये जो जी है तो ये ए जी और जी डी ये मेरे को 2:1 दे रखा है। तो गिवन M1 is to M2 is equal to 2:1, ये दे रखा है मेरे को रेशियो 2:1, ये गिवन है। तो हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, जी मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी बाय सेक्शन फॉर्मूला ये हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। समझ गए ना? कैपिटल X1 और कैपिटल X2 क्यों लिया है? कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। थर्ड वाला M1z2 प्लस M2z1 अपॉन M1 प्लस M2। अब M1x2 ये क्या हो जाएगा? देखिए M1 है मेरे पास 2 और x2 क्या है? x2 ये है x2 प्लस x3/2। तो देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस ये क्या हो गया M1x2 प्लस M2x1, M2 है 1 और x1 क्या है? स्मॉल x1, तो 1x1 आ गया सीधा सीधा अपॉन M1 प्लस M2, 2 प्लस 1 कॉमा, ये तो पहला टर्म हो गया। फिर दूसरा टर्म देखेंगे, दूसरा टर्म है M1y2, तो M1 क्या है? 2 और y2 एक मिनट के क्या लिख दिया मैंने? ना ना ना, ये होगा x2y2z2, गलत लिख दिया, x2y2z2। तो y2 क्या हो जाएगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 M1 y2 यानी कि 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2, 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस M2 y1 यानी कि 1 इंटू स्मॉल y1 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 1 कॉमा, ये करने के बाद में फिर तीसरा टर्म M1z2, तो M1z2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू दिस टर्म, 2 इंटू z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस M1z2 प्लस M2z1, M2 क्या है? 1 और Z1 क्या है? Z1 स्मॉल z1, 1 स्मॉल z1 अपॉन 2 प्लस 1 M1 प्लस M2, ये हो गया जी। अब क्या करिए? देखिए यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर भी इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 2 प्लस 1 है, यहाँ पर भी 2 प्लस 1 है और तीसरे वाले में भी 2 प्लस 1 है, तो 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो सीधा सीधा क्या हो गया? ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंट्रॉइड के। ये करने के बाद में अगला एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 10। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 8 10 एंड 6 10 -8 इज डिवाइडेड बाय द yz प्लेन, इज डिवाइडेड बाय द yz प्लेन। अच्छा, अब देखिएगा, हम पहले ही एक चीज देख चुके हैं कि ये जो yz प्लेन होता है ना, ये जो yz प्लेन होता है, इस yz प्लेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है,
ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द वाइजर प्लेन। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 10 में मैं ये लिखूंगा कि क्या है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, लेट द पॉइंट्स बी let the points be 4 8 10 and 6 10 minus 8 a 4 8 10 and b 6 8 minus 10। no 6 10 minus 8 बता देखिए यार, 6 10 minus 8 ये है, ठीक है। line the line joining AB, the line joining AB is divided by YZ plane, is divided by YZ plane, and we know that coordinates of YZ plane are YZ पर x की वैल्यू 0 होगी, y और z की तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0, y1, z1 या y और z ही बोल दीजिए सिंपली, 0, y, z ये बोल दीजिए। तो मैं इसको आपको एक लाइन बना दीजिए पहले, तो ये हो गया a, ये हो गया b, और यहाँ पर आप ऐसे एक प्लेन बना दो, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए कि ये प्लेन है हमारा YZ प्लेन। अब a के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 8 10, 4 8 10, और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 10 minus 8, 6 10 minus 8, ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। मुझे तो ये जो प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है, मुझे तो इसके वो निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं ना ये, फाइंड द रेशियो, ना रेशियो नहीं, ये पूछ रहे हैं रेशियो बताना है। उस रेशियो को मान लीजिए k:1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये yz प्लेन है इसलिए हो गया 0, y, z। ये बता दीजिए, इतना सबको समझ में आ गया? समझ? यस सर। क्लियर है? ठीक है, अनुभव बता दीजिए, ये चीज क्लियर है? रेशियो मैंने मान लिया k:1, Yes, sir. ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, y, z। अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे कि बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ YZ प्लेन, ये YZ प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है, इस बार कोई पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, इस बार YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ YZ प्लेन is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, comma m1 z2 plus m2 z1 upon m1 plus m2। अब ये वैल्यू डालिए आप, देखिए m1 तो मेरे पास k है और m2 मेरे पास 1 है, तो m1 x2 यानी कि k into 6 और m2 x1 यानी कि 1 into 4 plus 4 upon m1 plus m2 मतलब k plus 1, comma m1 y2 plus m2 y1, तो m1 y2 k into 10, 10k,
ठीक है, और m1 y2 प्लस m2 y1 तो 1 m2 और y1 तो 1 into 8 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 कॉमा m1 z2 m1 क्या है k और z2 क्या है -8 तो -8k और m2 z1 तो यानी कि 1 into 10 मतलब 10 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 ये हो गया। और हमें मालूम है कि इसके कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं 0, y, z 0, y, z ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, y, z ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस इट इज yz प्लेन है तो yz प्लेन में y और z की तो कुछ वैल्यू होगी y और z, लेकिन x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है, मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे तो रेशियो निकालना है ना। तो आप ये देखिए कि इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो 6k + 4 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0। इट implies that 6k + 4 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। k + 1 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 6k + 4 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2/3। बताइए क्लियर है कि नहीं, k की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। therefore yz plane divides the join of AB, the join of AB in the ratio 2:3 externally। बताइए क्लियर है, हर्ष क्लियर है? यस सर। दृष्टि दृष्टि Yes, sir. ठीक है, समक्ष, यस सर। कनिष्का, Yes, sir. चलिए जो तो ठीक है। बस आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज 12.3, ये 12.3 कंप्लीट करिए, 12.3 कंप्लीट करिए। और बेटा जिन बच्चों को मैंने बोला था, मेरे को 2-3 बच्चों ने भेजे हैं लेकिन बाकी बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है, तो वो 12.2 भी कंप्लीट करके भेजना, 12.2 12.3, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस करूंगा मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके भेजिएगा मेरे को सभी बच्चे। आज के लिए इतना ही करेंगे। Thank you, sir. चलिए ओके Thank you, sir. ओके।